कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ रोज की तरह बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पीएमओ शिफ्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यालय सेवा तीर्थ में जा रहा है। नई बिल्डिंग है, नई सोच है, वहां वो पहुंचेंगे, वहां से उनका संबोधन भी होगा, भाषण भी होगा। और दिन में वो वहां गए थे एक बार और इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन वो कर चुके हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और वो तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसा दिखता है इस वक्त नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसका नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। तो वो तस्वीर आइए देखिए आपकी स्क्रीन पर। आगे बड़ा विशाल भव्य परिसर है। ये तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री उसके इनॉग्रेशन में जा रहे थे। तो आज इसके मायने हम समझेंगे। इतना भर नहीं है कि बिल्डिंग बदल रही है, बिल्डिंग में तो बदल रही है, सोच भी बदल रही है क्या, और ये तो बताएंगे आपको कि अंदर इस बार इसमें क्या खास है। आप नई संसद देख लें, इसके अलावा पहले कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जिनमें कई सारी मिनिस्ट्रीज शिफ्ट हो चुकी हैं। अब यहां जहां प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो रहा है सेवा तीर्थ में, वहां केवल वही नहीं होंगे, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट वहां चला जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी वहां पर चला जाएगा। और आपको कुछ आज बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स जो हैं वो भी हम देंगे। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, जहां तो आज प्रधानमंत्री ने जाके कुछ पहले दस्तखत भी कर दिए ना, सुबह जाके कुछ बड़े फैसले भी ले लिए। बड़े फैसले लिए गए। उन फैसलों के हिसाब से अगर आप देखें तो किसानों के लिए वो फैसले हैं, जो वनरेबल ग्रुप होता है उसके लिए फैसले हैं, स्टार्टअप यानी कि यूथ के लिए फैसले हैं, फार्मर्स यानी कि और महिलाओं के लिए फैसले हैं। मतलब लखपति दीदी योजना का पहले जो लक्ष्य रखा गया था 3 करोड़ का, उसके लिए टारगेट रखा गया था 2027 तक, वो अभी पूरा कर लिया गया है। तो अब 2029 तक के लिए 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वो टारगेट रखा गया है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए किया गया, स्टार्टअप के लिए जो फंड थे, फंड्स ऑफ फंड जिसे कहते हैं, एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए राहत स्कीम, जिसमें 1.5 लाख का कैशलेस उनको इलाज मिलेगा। और लखपति दीदी की स्कीम का टारगेट दुगना करके 6 करोड़ लखपति दीदी बनाना कर दिया 2029 तक। हाँ। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डबल करके 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। और स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 का कॉर्पस 10,000 करोड़। सारे बड़े फैसले और उससे आप सोच समझ सकते हैं, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से अगर समझिए तो उसमें वो समझ में आएगा कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं। लेकिन अभी तो तस्वीर तो देखिए, कहीं इसी पे दोबारा से एक बार चलाइएगा तस्वीर। प्रधानमंत्री जब वहां अंदर गए हैं, हमारे हर काम में जो है शुरुआत में गणेश जी की ही स्तुति की जाती है, उन्हीं को वही प्रधानमंत्री प्रथम पूज्य हैं भाई। हाँ सर, प्रथम पूज्य हैं। प्रथम पूज्य तो हैं सर, लेकिन आप सेकुलर भी तो हैं। सेकुलर होने का क्या मतलब है? आप धर्म विरोधी मानते हैं क्या? तो कोई नहीं छोड़ सकता। वो सेंगोल ले आए थे संसद में तो हंगामा हो गया था। वो हंगामा तो अपने को हिंदू कहेंगे तो भी होगा। तो आप हिंदू कहना छोड़ दीजिए अपने को। हंगामे से क्या मतलब? आपका कन्विक्शन क्या है? आप अपने को क्या मानते हैं? एक शब्द, नया शब्द, हालांकि संस्कृत का शब्द है, वो जैसाई दीपक से मैंने सुना, चक्षु लज्जा। चक्षु लज्जा, हाँ, मतलब अंग्रेजी का जो है पॉलिटिकली करेक्ट होना, या लोग क्या कहेंगे। अच्छा, तो अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो जो आप हैं वो भूल जाएंगे कि आप क्या हैं। अपनी पहचान तो आपको होनी चाहिए, स्वयं बोध तो होना चाहिए कि हम कौन हैं। बाकी कौन क्या कहता है वो अलग बात है, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन हम जो है उसका एहसास तो हमें होना चाहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है ये स्वदेशी है, आज़ादी के बाद होना चाहिए था। ये सब देश का पुनर्निर्माण और उसमें स्वदेशी की छाप हो, भारतीय संस्कृति की छाप हो, ये काम जो है 1947 के बाद, 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाना चाहिए था। भाई, किसी को एतराज़ नहीं है कि अंग्रेज़ों ने बनवाया संसद भवन या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक या राष्ट्रपति भवन, तो उससे किसी को विरोध नहीं है। सवाल ये हमने क्या किया। नहीं, मैं बहुत लोगों को सुन रहा हूँ, वो नॉस्टैल्जिया में मेरे जा रहे हैं, रोमांटिसिज्म। मेरे देखिए क्या बड़े बड़े गलियारे, ऊंची ऊंची छतें जो हैं, देखिए कहाँ था। और मोदी जी ने तो बना दिया आज के टाइप जैसा भवन, नॉर्मल भवन बना दिया। मैंने एक सांसद से पूछा सर कि भाई जो दफ्तर बन रहा है, जाहिर तौर पर अपोजिशन तभी से उसमें बहुत सारी खामियां, शिकायतें कर रहा है। तो उनका ये कहना था कि अपोजिशन को इसमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगले 10-15 साल तो मोदी जी को इसमें रह के काम करना है, तो उनको क्यों चिंता, भैया अपोजिशन को जहाँ बैठना है उसकी चिंता वो करें, जहाँ मोदी जी को बैठना है वो तो मोदी जी बैठते रहेंगे। दूसरी चीज़ सौरभ आप देखें तो सिर्फ प्रधानमंत्री का दफ्तर नहीं, प्रधानमंत्री के दफ्तर के लिहाज से अगर आप सोचें, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सोच लें, अभी की जो ज़रूरतें हैं, जैसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल अभी के समय में जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, बड़े स्क्रीन लगे हों, LED स्क्रीन लगे हों, इस तरह की अभी काम की ज़रूरत हो चुकी है ना, पुराने बिल्डिंग में वो सब चीज़ें कहाँ हैं। दूसरा एक उदाहरण उठा के देखना हो कि पहले का शास्त्री भवन, जब अभी भी शास्त्री भवन टूटने ही जा रहा है, अब तो कर्तव्य भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय या फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ऐसे शास्त्री भवन में थे, एकदम कंडम डब्बा लगता था। और अभी सर कर्तव्य भवन में बदबू, और अभी कर्तव्य भवन में कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, दो हेल्थ मिनिस्टर फॉरेन के आए, और आने के साथ जब वो अंदर मिनिस्टर के पास गए तो उनका पहला रिस्पॉन्स था, योर ऑफिस इज वेरी नाइस। कर्तव्य भवन में जिसमें मिनिस्ट्रीज गई हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज गई हैं। अरे अच्छा। तो फॉरेन के लोगों को आप पहला ही इंप्रेशन क्या देते हो, एक बदबूदार डब्बे में बैठाओगे या वैसी जगह पे बैठाओगे जहां दिखाओगे कि देखो हमारी इकोनॉमी कैसी है। अगर हम बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए। दूसरा चीज आप सोचिए कैसी चीज थी कि प्रधानमंत्री के दफ्तर का अनिवार्य पार्ट होता है NSA और उनका सेक्रेटेरिएट। अब प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं साउथ ब्लॉक में, NSA का जो दफ्तर वहां से 4 किलोमीटर दूर है। 7LK में अगर PM है तो वहां से 6-7 किलोमीटर दूर NSA का दफ्तर है। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है भाई? अगर प्रधानमंत्री को तुरंत NSA से किसी बात को लेकर सलाह मशुरा करना हो तो आने जाने में ही ट्रैफिक में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय, हाँ, और वो भी सोचिए कहीं अलग था। अब ये एक बिल्डिंग हो गया है। अब एक बिल्डिंग नहीं, एक कैंपस, एक कैंपस में, हाँ, 3 बिल्डिंग। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री सब ऑलरेडी कर्तव्य भवन में है, वो शिफ्ट हो गए। वो सारे कर्तव्य भवन की दूरी कितनी है सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन की? मतलब 1 किलोमीटर से भी कम। अच्छा, अब आप इस तरह से समझिए कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो उससे पहले ये काफ़ी प्रचार किया गया, मतलब चलने दिया गया कि NSA अजीत कुमार डोवाल जो है बीमार है, रिटायर होने वाले हैं, और वो मीटिंग के लिए आधी रात के बाद जाते थे, ऑटो में बैठकर छिपके जाते थे। क्या बात कर रहे हैं? सारी सिक्योरिटी, हाँ सारी बातें ऑटो में जाते थे। हाँ, कि मतलब कोई मुखबिर हो दुश्मन का तो पता न चलने पाए कि कोई बड़ी तैयारी हो रही है, प्लानिंग हो रही है। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। अब उनको जाना होगा PMO या जो है CCS की बैठक में, या फिर सिक्योरिटी को लेकर कोई बैठक हो रही है तो वही कैंपस के अंदर से ही जाएंगे, कोई बाहर वाला देखने वाला नहीं है। अब अंदर ही अंदर सब कनेक्टेड है। हाँ, ये कैंपस में सेवा तीर्थ में तीनों बिल्डिंग, 3 हिस्से हैं उसके। एक प्रधानमंत्री का दफ्तर हो गया, दूसरा NSA और सेक्रेटेरिएट, और तीसरा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब अगर NSA या CCS की बैठक हो रही है, 7LK में जो होती है तो पूरी दुनिया के सामने हो रही है, वहीं से ट्रैफिक बगल में जा रहा है, सब कुछ देख रहा है। क्या ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पता। क्या ये होना चाहिए? इतनी सेंसिटिव चीजें कैसे हो सकती है कि प्रधानमंत्री के पास मिलने कौन जा रहा है, ये सड़क पे बैठा हुआ आदमी भी देख रहा हो, किसकी गाड़ी अंदर गई, कौन यहाँ जा रहा है। भी है। अब प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस भी वहीं बनेगा ना? हाँ, उसके ठीक साथ पीछे वाले हिस्से में, मतलब वो भी, हाँ, उस पर कंस्ट्रक्शन, ये सब कनेक्टेड हो जाएगा। हाँ, ये सारे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इफिशियंसी के हिसाब से समझ सकते हैं कैसी चीज़ है। दूसरी चीज़ की, एक तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से आने के बाद गवर्नेंस का जो अप्रोच बदला, जैसे लोकल लैंडमार्क, सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ, राजभवन को लोक निवास, लोक भवन, ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो तो उसमें क्या दिखा रहे हो? वो अप्रोच दिखा रहे हो कि जो कुछ भी है जनता के, कॉलोनियल माइंडसेट जो चल रहा है वो सिर्फ उसका सिंबल बदलने की जरूरत नहीं है, वो गवर्नेंस में भी दिखना चाहिए। कांग्रेसी जो है कल से चला रहे हैं, मोदी जी का नया दफ्तर, वाह, मोदी जी का नया घर, मोदी जी का नया जहाज, मोदी जी की नई गाड़ी। अब यही समझ का फर्क है। ये न मोदी जी की गाड़ी है, न घर है, न दफ्तर है, ये भारत के प्रधानमंत्री का है। और कोई प्रधानमंत्री स्थायी नहीं होता है, चाहे मोदी जी कितने भी साल रहे, लेकिन वो हमेशा रहेंगे ऐसा दावा तो वो भी नहीं कर सकते। तो भारत के प्रधानमंत्री का दफ्तर है। अगर आप ये बात बोलें, निर्वाचित प्रधानमंत्री है, किसी की कृपा से नहीं बन गए, तो ये कह के आप प्रधानमंत्री पद का मजाक बना। LOP का भी बनवा दीजिए ना नया दफ्तर। भाई पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में LOP का दफ्तर है। LOP का दफ्तर अलग है, बिल्कुल, और एकदम शानदार, वैसा ही है जैसे बाकी केंद्रीय मंत्रियों का है, वैसा ही है। उनको ऐसा ही चाहिए तो कैसा? वो अगले 10-15 साल में तो जो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते रहे। ठीक है, तो साथ साथ तो हम ये भी बात करते रहे ना, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी आएंगे तो मतलब शैडो प्राइम मिनिस्टर, कोई क्वेश्चन कह रहा था ना मुझे कि LOP शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये ब्रिटिश जो सिस्टम है उसमें लीडर अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और उसकी एक शैडो कैबिनेट भी होती है।
सारे विभाग जो हैं उसके सारे नाम से विभाग उनको उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं। और आपने क्या बताया शैडो प्राइम मिनिस्टर के बारे में? मैं सुन रहा था इनको। इन्होंने क्या कहा आपने? भारतीय संसद तमाशा बन गई है। देखिए, भारत के जनतंत्र में की विदाई हो गई, लगता है राजशाही आ गई है। संसद परिसर का नया राजा आ गया है, उसका नाम है राहुल गांधी। जो चाह रहा है वो हो रहा है भाई। राजतंत्र में और क्या था? राजा की मर्जी ही जो है वो कानून था। राहुल गांधी समझते हैं कि उनकी मर्जी कानून है। संसद वो चाहेंगे तो चलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। स्पीकर उनको नियम बताते रहे, लेकिन वो अपने नियम से चलेंगे। वो प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, सदन के बाहर, सदन के अंदर खड़े होकर। वो स्पीकर पर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, वो पीठासीन अधिकारी पर कमेंट कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री का जो स्थान है, बैठने का स्थान लोकसभा में, उसको घिरवा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में उनके लोग जाकर हंगामा कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। तो और क्या चाहिए इसको? गुंडागर्दी के अलावा क्या कर लेकिन सकते हैं? आप क्या कर क्या सकते हैं? उनको नियम बताने, टोकने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम कोई मार्शल बुला के बाहर तो करा नहीं सकते। करा सकते हैं। आप जरा पुराना इतिहास देखिए। डॉक्टर लोहिया को कितनी बार मार्शल्स ने हाथ से 4-4 लोगों ने पकड़ के बाहर फेंका है। लोहिया जी नेता विपक्ष थे? नहीं, नेता प्रतिपक्ष औपचारिक रूप से नहीं थे, कभी संख्या ही नहीं। वैसे बहुत बड़ी हस्ती थे। हाँ, विपक्ष के बहुत बड़े नेता थे और नेहरू जी के खिलाफ बोलते रहते थे। जब बोलना शुरू करते थे फेंक दिया जाता। आपकी नाराजगी लेकिन राहुल गांधी से ज्यादा मुझे सरकार से लग रही है। सरकार से तो है भाई। आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आपको लोगों ने चुनकर इसलिए नहीं भेजा है कि आप अराजकता फैलाने वालों को बर्दाश्त करें। धैर्य अच्छी चीज होती है, लेकिन एक सीमा के बाद धैर्य कमजोरी का लक्षण बन जाती है। कि अगर आपके घर के सामने आकर कोई गुंडागर्दी कर रहा है और आप छुपकर बैठे रहें, जवाब भी न दे, तो आपके बारे में क्या धारणा बनेगी? इनसे पूछता हूं, पहले बताइए, इस कार्यक्रम में बुलाया गया होंगे राहुल गांधी को कि नहीं बुलाया गया होगा? इस कार्यक्रम में इनविटेशन तो निश्चित तौर पे उसमें गया होगा ना? स्पेसिफिक। हाँ, इसमें आते हैं कि नहीं पता होगा, लेकिन वो आएंगे नहीं। और कैसे वो बर्दाश्त होगा? उसमें भी तब जब स्वतंत्रता उनका अपना दिवस के दफ्तर समारोह में नहीं नहीं है। जाते। हाँ, और अपना दफ्तर नहीं है, जहाँ पता है कि लोग कह ये रहे हैं कि उनके पार्टी के भी कई सारे लोग ये कहते हैं कि अभी तो हम लोग कहीं नहीं आने वाले हैं, हम लोग इधर हैं, उधर उतना बचे रहे, यही बहुत है। तो जिस खेमे में ये इस तरह की चीजें हो, प्रधानमंत्री दफ्तर को क्यों ही देखना चाहेंगे? हम एक जैसे एक पूर्व सांसद से एक बार बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, हम लोग टीवी वाले जो हैं वो पार्लियामेंट के बाहर से भी प्रोग्राम करते हैं। तो एक एक्स MP थे, उनको बुलाया तो उन्होंने कहा और कहीं आ जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? नहीं, अब जब तक अंदर नहीं जा पाऊंगा तब तक नहीं आऊंगा। अभी एक महाराष्ट्र के सांसद के साथ 2 दिन पहले हम लोग थे गपशप में, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत, और उसमें जैसी बातें वो अपनी पार्टी के बारे में बता कांग्रेस रहे थे। के? हाँ, और हैरान हो के कह रहे थे कि यार हमारी पार्टी तो ऐसे कर रही है, हमारी पार्टी तो ऐसे कर रही है। सोचिए ना, क्या रेस्पेक्ट कमांड कर रहे हो आप? अगर अपने लोगों में आप रेस्पेक्ट कमांड नहीं कर रहे हो तो फिर बाकी में क्या ही इंप्रेस कर पाओगे? आप थोड़ा सा तस्वीरें देखते रहिएगा, ये अभी की तस्वीरें हैं। मतलब सब तैयारी तो ये बता रही है कि अच्छा, प्रधानमंत्री तो बैठे हुए हैं जी। अच्छा, तो मतलब बस अब उनके संबोधन की देरी है। उद्घाटन तो सुबह हो ही गया। हाँ, तो वो अब हो गया। देखते हैं यहाँ से प्रधानमंत्री क्या मैसेज देंगे। मैसेज राजली वही होगा जो अभी आप कह रहे थे। हाँ, 6:15 के आसपास होना चाहिए। हाँ, मेन तो वो अपना विजन वो भाव दिखाएंगे। सेवा का है। और उसमें आप देखें ना सौरभ की, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए चीजें हैं या सिंबॉलिक हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री टॉयलेट के बारे में बात कर रहा है, क्लीननेस के बारे में बात कर रहा है, पानी के बारे में बात कर रहा है, ऐसी चीजें जिसके बारे में गवर्नेंस आमतौर पे सिर्फ फाइलों में सिमटी रहती थी, जबान पे तो आती नहीं थी, ना एक्शन में वैसा दिखता था। राकेश जी आगे सर, आजिए राकेश शुक्ला जी प्रोग्राम में आगे सर, बहुत स्वागत है आपका। आजिए। मनोहर खट्टर जी बोल रहे हैं। हाँ, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के तौर पे। 95 वर्ष के बाद साउथ ब्लॉक से आकर यहाँ सेवा तीर्थ में काम करना शुरू कर रहा है। इस अवसर पर मैं देश की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। ये जो नाम आपने रखे हैं केवल तो खट्टर साहब का भाषण चल रहा है अभी और सभी लोग बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा तो हम आपको सुनाएंगे। राकेश जी आगे सर, स्वागत है आपका। 4-5 मिनट बाद शुरू हो जाए। तो सर वो सेवा तीर्थ में चला गया है प्रधानमंत्री कार्यालय। अभी बात हम ये कर रहे थे, इसमें राहुल जी का दफ्तर तो नहीं है। देखिए, राहुल जी मुझे दिख भी नहीं रहे कहीं। सेवा तीर्थ का जो भाव है वो है पवित्र स्थान का, और कुल मिला के मुझे लगता है जो नाम रखा गया उसके पीछे भाव यही है कि जब आप उस भवन में प्रवेश करें तो आपके मन में एक पारदर्शिता और तमाम कामों को लेकर पवित्रता होनी चाहिए और देश के प्रति एक सेवा भाव होना चाहिए। इसीलिए जो पहले एग्जीक्यूटिव इनक्लेव करके नाम शायद था इसका,
जो बाद में मैं बताता हूँ सर। हाँ एग्जीक्यूटिव हाँ बाद में उसको बदल के फिर सेवा तीर्थ किया गया। तो आप देखिए दोनों भवनों का नाम जो रखा गया है वो बड़ा भाव के साथ रखा गया है, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। तो कर्तव्यों के पालन करने का जो एक शपथ होती है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, तो आपको उसका निर्वहन करना है वहाँ बैठ के। वहाँ सिर्फ ये नहीं करना है कि आपके अंदर एक भाव वो रहे कि आप एक अधिकारी हैं और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सारे काम में पारदर्शिता होनी चाहिए और मैक्सिमम काम यानी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, वो उनका एक जो लक्ष्य रहता है। मुझे लगता है उसी लक्ष्य को लेके उन्होंने थोड़ा सा मुझे इसका कुल मिलाकर इतिहास इतना बताया है गया। कि भाई आप सत्ता में हैं तो आप मालिक नहीं हैं, हाँ। सेवक हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। आपके मन में वो भाव बना मालिक रहना जनता है जिसने आपको इस पद पर बिठाया है। अगर इस पद पर बैठने के बाद उसकी जो है सेवा या उसके भले की बात आप भूल जाते हैं तो इससे बड़ा एहसान फरामोश कोई हो नहीं सकता। लेकिन सर सत्ता आने के बाद मालिक का भाव आना भी मतलब मुझे लगता है देखिए, आता ही होगा। हर चीज का एक प्रोपोर्शन होता है। सत्ता में आए आप तो आपको अधिकार मिलता है, तो अधिकार का प्रयोग भी करते हैं, आप उसका उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग। अच्छा मुझे आप दो उदाहरण बताइए, सत्ता में आने के बाद सेवा के भाव से काम करने के और मालिक के भाव से काम करने के। मालिक के भाव से काम करने के तो तमाम उदाहरण हैं। 1947 से शुरू कर लीजिए, कांग्रेस जब जब सत्ता में रही है, ज़्यादातर लोगों सेवा के भाव से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री का नाम लूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का। उनको गरीब की चिंता थी, गरीबी से निकले थे, पढ़ने के लिए रामनगर से पढ़ने के लिए नदी तैर कर आते थे। तो जिसने ये गरीबी देखी है वो गरीब को समझ सकता है, गरीबी को समझ बाकी सकता सब कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने मालिकों की तरह व्यवहार किया। अब सबके लिए नहीं कह सकते। बड़ी बात तो यह है कि परिवार के ही लोग ज़्यादातर समय रहे। पीवी नरसिम्हा राव को छोड़कर जो 5 साल रहे और मनमोहन सिंह को मैं नेता भी नहीं मानता, वो ब्यूरोक्रेट थे, नौकरी करते थे। गुजराल जी, देवगौड़ा जी, ये भी अपना काम चलाऊ ही शासक थे। सबका एक ये था कि कहीं किसी भी दिन हमारे लिए ये हो सकता है कि अब आपको हटना है। तो उनके मन में वो भाव प्रकट हो पाता, मुझे नहीं लगता कि उस शासनकाल जो उनका था वो भाव प्रकट हो पाता। अपनी पावर को लेकर हमेशा सशक्त वो हमेशा कुर्सी से ही ये भयभीत रहे कि कुर्सी किसी भी समय जा सकती है। तो आपके पास जब तक निश्चिंता नहीं हो और भाव नहीं हो तब तक। और मालिक और उसकी जहाँ तक बात आप करें, देखिए कई मालिक भी सेवा की होते हैं। नरेंद्र मोदी भी मालिक के रूप में है। मालिक भी तो पालक होता है, ऐसा थोड़ी था कि मालिक जो है सिर्फ क्रूर और शासक ही होता है। मालिक के मन में भाव यदि है कि हम पालक हैं और हमारा ये कुटुंब है और कुटुंब की जिम्मेदारी हम निर्वहन कर रहे हैं, तो आपका काम करने की स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन यदि आप दूसरे दृष्टि से देखेंगे कि हम शासक हैं, तो मालिक यदि शासक भाव से काम करेगा तो जो प्रदीप जी ने बात कही वो होगा। अब मालिक यदि पालक के रूप में काम करेगा तो जो स्थिति आपके सामने अभी 10-12 साल में है वो होगी। तो मालिक का भी एक चीज़ है कि जनता अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, चाहे कितना बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो। वो जो डर की बात कर रहे थे शुक्ला जी, आपको एक जो है घटना बताते हैं। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई चारा घोटाले में। बहुत नाराज थे लालू, मिलने का समय मांग रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो शरद पवार से कहा कि तुम समय लो, साथ में चलते हैं। शरद पवार के साथ पहुंच के अंदर से कमरा बंद कर दिया लालू ने और कहा इतना मारूंगा। और ये किस्सा किसी नेता का टीवी पर सुनाया हुआ है। क्या बात? मैं अपनी और देवगौड़ा सोफे पर कोने में दुबक के रोने लगे। सर देखिए, तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं। ये हॉर्सेस माउथ से सुनिए आपने। हाँ, गजब। तो कैसे कैसे प्रधानमंत्री हुए हैं इसके बारे में आप बात करने लगेंगे। भाई मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान क्यों मिल गया? कहूटा के बारे में उन्होंने बताया पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, उसकी वजह से। वरना पाकिस्तान को कभी पता न चल पाता कि भारत को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी है। और अपने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने देशद्रोह के कारण या देश के विरोध में होने के कारण उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा नहीं कि इसका असर क्या होगा, नतीजा क्या होगा।
अजीब बात। अच्छा, मैं जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कार्यभार संभाला तो उस वक्त उसको कहते थे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, तो एक संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी जो है उसको देखता था, और उसमें बता रहे हैं कि उस हावी रहता था, लेकिन उसमें विदेश मंत्रालय ज़्यादा उनके टाइम में उसका प्रभाव बड़ा ज़्यादा रहता। उसका तो बहुत उनको एक तरह से ऑब्सेशन था। वो स्कूल्स के फंक्शन में जाते थे। ये नीरजा चौधरी का सुनाया हुआ किस्सा है, वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी, तो बच्चों के एनुअल फंक्शन में जाते थे और फॉरेन पॉलिसी पर बोलते थे कि बच्चों को फॉरेन पॉलिसी पता होनी चाहिए।